नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को। इसके पहले सीडीपी को पढ़ा दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची बताना है तो ये होता है नीरद। नीरद, जलद, अम्बुद, वारिद, मेघ, जलधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। नीरज, अम्बुज कमल के तथा अम्बु पानी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। अगला प्रश्न है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है तो ये होता है अव्यय। आहा आप आ गए इस वाक्य में आहा अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है। यह अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, 6 से 8 तक के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्पों से चुनिए। तो घुमक्कड़ का प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़। अगला है, डिबिया का प्रत्यय होता है इया और भिक्षुक का प्रत्यय हो जाएगा उक। अगला प्रश्न है, 9 से 11 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन में आनुषंगिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी में बी सही होगा। अगला प्रश्न है सुषमा, तो सुषमा ऐसे लिखा आता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो कौन सा कारक है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें आपादान कारक है। उपयुक्त वाक्य में बिल्ली का छत से अलग होने के कारण यहाँ पर आपादान कारक है। अगला है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वो होता है युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, शैव कहते हैं, तो शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। तो शैव जो शिव की उपासना करता है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाचाल कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। अगला है, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, तो ये कौन सा चिन्ह बताना है। तो ये होता है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, तो नई शब्द हो जाएगा विशेषण। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम हो जाएगा आम्र। आम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम है। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध है। खिचड़ी देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव हो जाएगा मुँह। मुँह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख है। बैंक विदेशी शब्द अंग्रेजी है, मतलब अंग्रेजी शब्द है। और अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है। यामिनी शब्द रात का पर्यायवाची है। शेष शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची होता है दिनकर, रवि और अंशुमाली। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन धन रथ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है। तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी होता है, यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, दिग्भ्रम उदाहरण है, तो ये होता है व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद दिक धन भ्रम होता है, यह व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा नवग्रह। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा नवग्रह।
जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता हो, यह द्विगु समास कहलाता है। 9 ग्रह में द्विगु समास है। इसका विग्रह 9 ग्रहों का समूह होता है। माता पिता में द्वंद्व समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास तथा पीताम्बर में कर्मधारय या बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, 58 से 60 तक के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। तो उपसर्ग बताना है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूर अवस्था। तो दूर अवस्था में उपसर्ग होगा दूर। दूर अवस्था में उपसर्ग दूर होगा और दूर का अर्थ कठिन, बुरा, विपरीत होता है। अगला है पराजय। तो पराजय में उपसर्ग है परा। अगला प्रश्न है, ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला है 2013 का पेपर। इसमें है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हो जाएगा बापू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बापू श्याम सुंदर दास ने लिखी। हिंदी दलित में पहली आत्मकथा में शिव पूजन सहाय ने मेरा जीवन नाम से प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का मीठा, कड़वा एवं अनुभव के आधार पर सच को प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना होता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना रणगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो हो जाएगा कबीर की। प्रयुक्त पंक्तियाँ कबीर दास की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने राम के निराकार रूप का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। अगला आगे है, इसमें उदंत मार्तंड या उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से सन 1826 में प्रकाशित किया। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादन और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, अति सुधु स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद की। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची है। तो कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। कालिंदी के पर्यायवाची यमुना, भानुजा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, तरड़ी, तनुजा इत्यादि है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर ये हो जाएगा लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की कृति है। इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव तथा शैली आख्यात्मक है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अगला प्रश्न है,
हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, यथा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग के व्यंजन कंठ से निकलते हैं, अतः घ का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागर प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्री लिंग होगा? तो कवि का स्त्री लिंग कवयित्री होगा। अगला है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है? तो तरणी का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य। तरणी के पर्यायवाची शब्द सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर इत्यादि है। अगला है, मीन का पर्यायवाची शब्द है? तो मीन का हो जाएगा मत्स्य। मीन के पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मछली, झस, अंडभव, सभरी इत्यादि है। अगला है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो कौन सा भिन्न है? तो हो जाएगा भार्या, आत्मजा, नंदिनी तथा कन्या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि भार्या का अर्थ पत्नी होता है। अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय। अनुपम के पर्यायवाची शब्द अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य इत्यादि होते हैं। अगला है, कान का कच्चा होने का अर्थ है? तो कान का कच्चा होना ये हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है क और स से। क और स के योग से 6 बनता है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध लिखा है। तो ये हो जाएगा अस्पृश्यता, सी ऑप्शन सही होगा। आगे है, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन, और ये अयादि संधि है। आगे है, इसमें पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, और ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? तो इत्यादि में यड़ संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि है, यह यड़ संधि है। आगे है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना ये हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। अगला है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ये बीजवपन काल कहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? तो ये हो जाएगा आस्तीन का सांप। कपटी मित्र आस्तीन का सांप।
आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है कपटी मित्र होता है। दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ है गहरी दोस्ती होता है। अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द दिया हो जाएगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। जो दूर तक देखता है उसे दूरदर्शी, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्त चित्त तथा कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि होता है। अगला अगला है 2014 का पेपर। इसमें पहला प्रश्न है संकर शब्द किसे कहते हैं। तो हो जाएगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। अगला है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा आ का प्रत्यय। आ प्रत्यय शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होता है जिससे सूता शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना ये हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना। अगला है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची कटक नहीं है। कटक का अर्थ सेना होता है। शेष अश्व के पर्यायवाची हैं। तो अश्व के पर्यायवाची है घोड़ा, घोटक और है। अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो हो जाएगा यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द यायावर होगा। अगला प्रश्न है बुंदेला हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों में रचयिता कौन है। तो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। अगला है समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। अगला प्रश्न है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो हो जाएगा हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। शेष प्रमुख भाषाई कौशल है सुनना, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग मेरी गाय काली है। विशेषण का प्रयोग मेरी गाय काली में है। जो काली शब्द है वो शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। तो पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला है आगे इसकी व्याख्या है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला प्रश्न है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा वाहनारूढ़ में। अधिकरण का अर्थ है जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो, अर्थात जिस आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वाहनारूढ़ का विच्छेद वाहन पर आरूढ़ होता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। हिंदी के कवि
हिंदी के कवि मोतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हो जाएगा आशीर्वाद। सी वाला ऑप्शन सही है। आशीर्वाद शब्द वर्तनी वाला शब्द है, शेष शब्द अशुद्ध है। आगे है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अगला है, सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, तो हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध है, तो बिहारी के प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा दोहा। आगे है, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई इनकी अमर कृति है, जिसमें दोहों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो हो जाएगा पुनः धन जन्म, और ये विसर्ग संधि है। आगे है इसमें, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो हो जाएगा करुण। तो शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो हो जाएगा ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। अगला है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषय में चरणों पहले और तीसरे में 13-13, जबकि सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा कुलीन। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द कुलीन है। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्री लिंग शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा दात्री। अगला है, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा आपादान कारक। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। पापी गुणवाचक विशेषण है। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि भी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो हो जाएगा उपमा अलंकार। उपर्युक्त वाक्य में उपमा अलंकार है। इसमें कांति उपमेय, नीरद उपमान, कल साधारण कर्म, सी वाचक शब्द है। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक है कबीरदास की। तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, शपथ, रामायणी और शामिल है। अगला है 2015 का पेपर। इसमें पहला प्रश्न है, आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं? तो हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, कालिक बारी, दो सुखने इत्यादि रचनाएं लिखी। अगला है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा आपादान कारक। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है? तो हो जाएगा रति। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव हो जाएगा मछली। मछली तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द मत्स्य है। भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक तत्सम शब्द है। इनका तद्भव क्रमशः भौरा, आग तथा माथा है। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हो जाएगा 16। चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, तेरी वर्षी ने वर छीने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। उपर्युक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पहली वर्षी का अर्थ एक शस्त्र से है, जबकि दूसरी वर का अर्थ पति से है। अगला है,
एक वर का अर्थ शस्त्र से है और एक वर का अर्थ पति से है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा सूर्यधन उदय, और ये गुण संधि है। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा भौरा। भौरा तद्भव है जिसका तत्सम भ्रमर होता है। शेष शब्द भौरा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप होगा। तो मुद्री का हो जाएगा तत्सम मुद्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो ये हो जाएगा वृत्त और विकास। वृत्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, शेष रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो ये हो जाएगा जगनिक। परमाल रासो जगनिक की कृति है। अगला है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो इसमें हो जाएगा कबीर दास की। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर दास की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला ए सही है, लेकिन इसमें बी भी हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों शब्द सही हैं। जब राष्ट्र के अंदर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय होगा, परंतु जब राष्ट्रों के मध्य यह शब्द प्रयुक्त होगा तब अंतर्राष्ट्रीय होगा। हालांकि परीक्षा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय को सही माना है। अगला है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत। अगला है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। आगे है, रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 और 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था। अगला है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है। तो ये कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। अगला है, उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा। तो ये हो जाएगा अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। आगे है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी और प्रेम घन। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से हुआ था। अगला है, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती हो जाएगा कुतुबन की रचना है। मृगावती के लेखक कुतुबन थे। इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 से 1504 ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अगला प्रश्न है,
जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अगला है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता ये सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम इत्यादि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला है उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा वीर। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य तथा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। आगे है कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि तुलसीदास की रचना है। अगला है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। अगला प्रश्न है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री, ट वर्ग, री और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण और र और श आते हैं। अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसमें बताना है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नाभा दास ये अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। आगे है 2016 का पेपर। इसमें पहला प्रश्न है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली, डाल्टन इत्यादि भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की अधुनातन विधियों में अग्रगण्य है। इस पद्धति में छात्र स्वयं सीखता है और अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। अगला है व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो हो जाएगा कक्षाभिनय प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, जबकि कक्षाभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की विधि है। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो हो जाएगा मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी से मिर्ज़ापुर से होता था। इस मासिक पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार दलपति विजय थे। अखरावट भक्तिकाल, छत्रसाल दशक, रीतिकाल तथा दीपशिपा आधुनिक काल की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त
है। तो ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग के माध्यम से शब्द का अर्थ स्पष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगला है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है। तो हो जाएगा 1872 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पूर्व 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा चुका था। अगला है निरामिष किसे कहते हैं। तो जो मांस रहित भोजन, तो मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। अगला है शहद शब्द है, तो शहद आगत शब्द है। अगला है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो हो जाएगा स्त्री। वनिता का अर्थ स्त्री होता है। अबला, नारी, रमणी, कामिनी इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं। अगला है मुकुंद किसका पर्यायवाची है। तो हो जाएगा विष्णु का। मुकुंद, दामोदर, श्रीपति, मधुरिपु, उपेंद्र, चक्रपाण इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला है काहे री नलिनी तो कुंभलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो हो जाएगा कबीर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो हो जाएगा चिंतामणि। अगला है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। तो हो जाएगा बारात और वसंत। बारात तथा वसंत शुद्ध शब्द युग्म है। बारात शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगला है अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर इसमें हो जाएगा य और व। य, र, ल, व परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। य भी शुद्ध अर्ध स्वर है, जबकि व जैसे वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है, किंतु किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्ध स्वर बन जाता है। अगला प्रश्न है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ अपराधी का शंकाग्रस्त रहना है। अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो हो जाएगा पिष्ट पेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द होता है पिष्ट पेषण। अगला प्रश्न है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सवर्ग में है। तो हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो हो जाएगा आपादान कारक। अगला है महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा महाधन उर्मी और ये गुण संधि है। अगला है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। तो हो जाएगा व्यष्टि। करपट का तद्भव शब्द क्या होगा। तो होगा कपड़ा। अगला प्रश्न है रमणी में कौन सा प्रत्यय है। तो हो जाएगा अनीय प्रत्यय। अगला प्रश्न है बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सर थ्यहि वान की वायु उड़ान कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत ही। इन वाक्यों पंक्ति में कौन सा रस है। तो हो जाएगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधारी वर नौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी में छंद है। तो हो जाएगा दोहा। उपर्युक्त पंक्तियों में दोहा है। इन पंक्तियों के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। वाक्य शुद्ध है, तो मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला प्रश्न है इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो सबसे अंत में हो जाएगा क्लियू। क्या हो जाएगा क्लियू। हिंदी शब्दकोश में क्लियू सबसे अंत में आएगा। अगला है चराचरम या जगत में कौन सा समास
है तो हो जाएगा कर्मधारय समास। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो ये हो जाएगा अभी। तो अभ्यागत अभी धन आ धन गत शब्द में अभी उपसर्ग है। आगे है 2017 का, इसमें है 31 से 15 दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छाटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते हुए वे भारत पहुँचे थे। आदि यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। इसमें प्रश्न बताना है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो हो जाएगा अक्कड़ प्रत्यय। घुमक्कड़, घूम धन अक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तिनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला है महाबुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। गद्यांश में वर्णित है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। अगला है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा वैदिक धर्म। श्रुति वेद को कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। अगला है निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो निमिष शब्द का पर्याय हो जाएगा क्षण। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, इसमें है भाव वाच्य। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाच्य है। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। अगला है जिनकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। जिसे बुलाया न गया है उसे अनाहुत कहते हैं। अगला है गोधूम शब्द का तद्भव है, तो गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूँ। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा निःधन कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद निःधन कपट होता है, यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो हो जाएगा अनुगृहित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुगृहित। आगे है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो हो जाएगा अपेक्षित। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो हो जाएगा अति। अगला प्रश्न है
उपत्यका का अर्थ है, तो ये हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। अगला है ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ड ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अगला है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। 4 गज मलमल में 4 गज परिणाम का बोध है, अतः 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषण है। अगला है शीर्ष का तत्सम रूप क्या है, तो ये हो जाएगा शीर्ष। अगला है चौराहा शब्द में समास है, तो इसमें है चौराहा शब्द में द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अगला है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। दोनों ऑप्शन सही है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना तथा कष्टदायक होना आदि है। अगला है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो हो जाएगा आशु भाषण। अगला है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और पहाड़ी में हो जाएगा मंडियाली, गढ़वाली और कुमायूनी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है, तो ये हो जाएगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 ईस्वी में तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन सितंबर 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयोग से किया था। अगला है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो हो जाएगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। अगला है 12 वर्ष लौ कुकुर जिए अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, तो हो जाएगा जगनीक की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो हो जाएगा मॉरिशन। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में मॉरिशस देश में किया जाता है। अगला है सुर सागर किस भाषा की रचना है, तो हो जाएगा ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, तो हो जाएगा मानक भाषा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है 2018 का पेपर, इसमें 31 से 32 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपनी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासी को चकित और मोहित कर दिया था। संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा अलंकरण। गद्यांश की प्रथम से द्वितीय पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, अतः स्पष्ट है कि अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। अगला है
संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो ये हो जाएगा अभ्यास से। तो गद्यांश के पठन से स्पष्ट है कि संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। अगला है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा य। छ क और स से मिला है, त्र त और र से मिला है, ज्ञ ज और य से संयुक्त व्यंजन है, जबकि यह अंतस्थ व्यंजन है। अगला है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह मृत्यु को जीत लिया जिसने, अर्थात शंकर होता है। अगला है अलंकार में किस उपसर्ग का उपयोग है? तो ये हो जाएगा अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग है। अलम का अर्थ यथेष्ट, पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह, इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित क्या हो जाएगा? रेखांकित में सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन स्त्रीलिंग है। अगला है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं दंत्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत्य कहते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग त, थ, द, ध, न, ल और श आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन हो जाएगा स, तीनों स आ जाएंगे, स और ह भी उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होता है। रित का विलोम हो जाएगा अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो ये हो जाएगा संकल्प में उपसर्ग सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा? तो ये हो जाएगा भाववाच्य। मुझसे खड़ा भी नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाचक होगा। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अगला प्रश्न है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो कौन सा गलत है? तो इसमें आत, अंत्र और लुनाई, लावण्यता, ये दोनों गलत हैं। विकल्प तथा बी के तद्भव और उनके तत्सम मेल गलत है। आत का तत्सम आत्र होता है, लुनाई लावण्यता का मेल गलत है। परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस प्रश्न का उत्तर अपने संशोधित उत्तर कुंजी में बी तथा सी माना है। अगला है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, शेष लेखक और उनकी रचना का सही है। अगला प्रश्न है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही है? तो हो जाएगा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, शेष कवि और उनकी रचना का युग्म सही है। शिवराज भूषण ये भूषण की रचना है। शब्द रसायन ये देव की है और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ये निराला जी का है। अगला प्रश्न है लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो हो जाएगा दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है, बाकी सब सही है। बोलगा से गंगा राहुल सक्रांत का है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें हो जाएगा हाँ मेरा यही विचार है। विराम चिन्ह की दृष्टि से विकल्प सी का वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हाँ, यहाँ पे कामा होगा मेरा यही विचार है, शेष वाक्य शुद्ध है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो ये हो जाएगा अधुनातन।
चिरंतन, शाश्वत तथा सनातन तीनों एक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि अधुनातन का अर्थ आधुनिक से है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हो जाएगा विरहड़ी। ए ऑप्शन अशुद्ध है। इसका व्याकरण की दृष्टि से विरहड़ी शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है विरहिणी। क्या हो जाएगा? विरहिणी। ये सही है। आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो हो जाएगा कौन सा युग्म गलत है? तो लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, ये सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये आपका गलत है। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना और माई का लाल साहसी व्यक्ति, इसमें बी ऑप्शन गलत है, तो बी सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष और रूपक दोनों है। प्रस्तुत दोहे में श्लेष एवं रूपक दोनों अलंकार है। इस दोहे में श्याम का दो अर्थ है, प्रथम श्री कृष्ण तथा द्वितीय सांवला, अतः श्लेष अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार भी है। आरती गांधी द्वारा संपादित पुस्तक बिहारी सतसई चुनी हुई रचनाएं में इस दोहे को अन्योक्ति अलंकार बताया गया है। परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में सी और डी माना है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास है। यह चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह गौ के लिए शाला होता है। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। यह चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत माना जाता है। इसका विग्रह देश के लिए भक्ति होता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा प्राक। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास किसकी कविता है? तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है, जिसकी अन्य काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नैपत्य, बेला, अर्चना तथा आराधना आदि है। अगला है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा वही धनकार। वही कार का संधि विच्छेद वही धनकार होता है। यह विसर्ग संधि है। इस नियम के अनुसार विसर्ग से पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले स हो जाता है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं चौखे चौपदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, प्रेम पुष्पहार, पद प्रसून, रसिक रहस्य, प्रेमांबु प्रवाह इत्यादि है। अगला है, निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हो जाएगा पहिया। पहिया क्या है? पुल्लिंग है। आगे है 2019 का पेपर। इसमें है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हो जाएगा नियोजन। नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अगला है, ऋजु का विलोम होगा। तो ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु का अर्थ सीधा तथा वक्र का अर्थ टेढ़ा या तिरछा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो हो जाएगा वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। अगला है, इसी में है विकल्प डी में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, क्योंकि इसमें
वह शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरा क्रमवाचक 26 पूर्णांक बोधक तथा 2.5 अपूर्णांक बोधक विशेषण ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष वाले आप से इनका प्रयोग बिल्कुल अलग है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा के लिए होता है। यहाँ आप का प्रयोग सर्वसाधारण के निर्धारण के लिए हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें 2 पुल्लिंग है। इसमें देखते हैं, कढ़ी और सरसों, संतान और चील सभी स्त्री शब्द हैं। प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन प्रसाद सरसों को स्त्री लिंग में शामिल करते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद संतान एवं चील को अपनी कृति आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्त्रीलिंग में वर्गीकृत किया। उत्तर परीक्षा में इसे विकल्प सी माना गया है। आगे है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। प्रकाशन वर्षों का विवरण इस प्रकार है। रचना और प्रकाशन वर्ष, मधुशाला का 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए, सुलेमित कीजिए। इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागर प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918। आगे है, इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 10 अक्टूबर 1910 को हुई। इसका प्रथम अधिवेशन नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में काशी में हुआ। इसके प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इनके संस्थापकों में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह शामिल थे। महात्मा गांधी और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से वर्ष 1936 में वर्धा में राष्ट्रसभा प्रचार समिति की स्थापना हुई। इस समिति का मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागृत करके सभी भारतीयों में भावनात्मक एकता स्थापित करना था। प्रश्न में स्थापना वर्ष 1918 प्रदर्शित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस आधार पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकार इस प्रश्न का उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी में सी माना है। आगे है, तुलसीदास की रचनाकार हैं। तो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। महाप्राण के रूप में विख्यात निराला जी द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्य काकली, कुकुरमुत्ता, अरिमा बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत कुंज इत्यादि। अगला है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो हो जाएगा प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2007 में हुआ। अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली आत्मकथा अन्या से अनन्या लिखकर सौम्य और शालीन प्रभा खेतान ने साहित्य जगत को चौंका दिया। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो हो जाएगा रैदास।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास द्वारा रचित पंक्ति है। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास या कबीरदास भी माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिला। फूटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। अगला है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो हो जाएगा कर्तृवाच्य। राम आम खाता है कर्तृवाच्य में है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो हो जाएगा श्लेष अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार में किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु इसके कई अर्थ निकलते हैं। प्रयुक्त पंक्ति में पानी के 3 अर्थ हैं: चमक, सम्मान और जल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हो जाएगा अंगना। दिए गए शब्दों में अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसका अर्थ स्त्री होता है। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप क्रमशः चांद, अंक और आंख ऐसे होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो हो जाएगा सन्निधि। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अधिगम और योग्यता के कारणों को पहचान कर उनका समाधान करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। समस्या की पहचान करना, निदान करना। अतः कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक प्रक्रिया है। अगला है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो हो जाएगा अधिकरण कारण। घोंसले में चिड़िया है इस वाक्य में अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में एवं पर है। यहाँ घोंसला आधार के रूप में प्रयुक्त है अतः इसमें अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 47-48 के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल वह संसार तक उनका प्रसार रह गया। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र तक। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह स्पष्ट है कि संसार सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। गद्यांश की तीसरी चौथी पंक्ति में स्पष्ट उद्धृत है, आज संसार में जितने विवाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। अगला है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो हो जाएगा राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। अगला प्रश्न है अनुक्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया,
7 गीत वर्ष और देशांतर इत्यादि। अगला है प्लुत स्वर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम प्लुत स्वर है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 जैसे बनता है उसे अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो हो जाएगा खेत। दिए गए शब्दों में खेत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्षेत्र है। प्रभु, नाथ एवं त्रिकोटि शब्द तत्सम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो ये हो जाएगा धड़ाम। धड़ाम देशज शब्द है, जबकि लाश तुर्की, पतलून अंग्रेजी तथा औरत अरबी शब्द है। अगला है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो ये हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। यह प्रचलित लोकोक्ति है। मिथ्या आडंबर अर्थ में ऊंची दुकान, फीका पकवान लोकोक्ति उपयुक्त होती है। अगला है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा ऋक धन वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपनी ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगला है आप बीती शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। आप बीती का समास विग्रह है आप खुद। पर बीती तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पद का विग्रह करने पर पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्न दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 56 एवं 57 के विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटिए। इसमें हो जाएगा वर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की। चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अनमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की। निभ छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलों की। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो हो जाएगा वात्सल्य रस। प्रस्तुत पंक्ति में वात्सल्य रस का उदाहरण है। इसका अस्थायी भाव सुत स्नेह अथवा पुत्र प्रीति है और आलंबन शिशु अथवा बालक होता है। उसके उद्दीपन विभाव में तोतली बोली, ठुमुक ठुमुक कर चलना, मचलाना इत्यादि तथा बाल चपलता, बाल कौतुक और बाल बुद्धि विनोद और इसके अनुभवों में हंसना, मुस्काना, पुलकावली, चुमकारना, अंक में लेना इत्यादि तथा पिता माता आदि आश्रम होते हैं। यहाँ राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रथम पंक्ति त्रुटि पद है। यहाँ लोचन के स्थान पर खोलन शब्द होना चाहिए। अगला है उपयुक्त पद किस कवि का है, तो हो जाएगा तुलसीदास का। उपयुक्त पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इस पंक्ति कवितावली के बाल कांड से ली गई है। इन पंक्तियों में तुलसीदास ने दो सखियों के वार्तालाप के माध्यम से राम के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो हो जाएगा स जो होता है छोटा सा वो दंत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो हो जाएगा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान हो सकता है। आगे इसमें कथन बी विकल्प बी कथन अशुद्ध है। जो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान नहीं किया जा सकता। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण
परंपरा से भिन्न हो गया है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है जो ज और य के योग से बना है और इसका उच्चारण ज और य से भिन्न है। छ संयुक्त व्यंजन है और यह क और श के योग से बना है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो हो जाएगा बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के शब्द वाक्य का कर्ता है, पुल्लिंग और एक वचन में है। स्पष्ट है कि बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध विकल्प है। बेटा और लड़का शब्द जब ने परसर्ग के साथ उपयुक्त होते हैं तो इनके रूप में ऐसे ही परिवर्तन होता है और ऐसी दशा में ये वचन में ही होते हैं और इसका बहुवचन रूप लड़कों होगा। आगे है 2021 का पेपर। इसमें पहला है बौना का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बौना का तत्सम हो जाएगा वामन। बौना का तत्सम शब्द वामन होगा। तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तथा तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की सूची इस प्रकार है। तत्सम और तद्भव। अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग, अर्ध का होगा आज, अर्ध का होगा आधा, अच्छी का आँख, आमलक का आंवला, स्कंभ का खंभा, क्षेत्र का खेत और खरजू का हो जाएगा खुजली। अगला प्रश्न है धूमकेतु का परिवाची क्या है? तो धूमकेतु का परिवाची हो जाएगा अग्नि। धूमकेतु का परिवाची शब्द अग्नि है। अग्नि का और भी परिवाची अहि, पावक, वायु सखा, धूम्रकेतु, धन, जय इत्यादि। असुर का परिवाची होगा दनुज, दानव, यातु, धान इत्यादि। अश्व का वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक इत्यादि। आकाश का हो जाएगा द्यो, व्योम, अव्र, नभ, अनंत इत्यादि। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी साथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो हो जाएगा विज्ञान। अगला है कफन कहानी के लेखक हैं। तो कफन कहानी के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। कफन कहानी के लेखक तथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक स्थान पर हुआ। ये मूल रूप से कहानीकार व उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन इत्यादि हैं। सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उसने कहा था बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। सिंहवाहिनी, रोशनी कहाँ है, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अगला है उदित उदयगिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। उदित उदयगिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृग। पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों
पर सरोज का एवं लोचन पर भृगु का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला प्रश्न है उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो ये हो जाएगा भाव वाच्य। वाच्य क्या होती है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण मुझसे चला नहीं जाता और उससे बैठा नहीं जाता। दूसरा है कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मीरा गाती है, राम ने दूध पिया। तीसरा है कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, मोहन ने लेख लिखा। अगला प्रश्न है राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय या विकारी शब्द ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। नोट अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। अव्यय के भेद अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। रीतिवाचक ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, यथासंभव इत्यादि। अतः दिया गया प्रश्न क्रिया विशेषण रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा आपादान कारक। कारक क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक और विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे। जहाँ 2 वस्तुओं के मध्य अलगाव का बोध हो वहाँ आपादान कारक होता है। अतः स्पष्ट है कि हिमालय से गंगा निकलती है में आपादान कारक है। अगला प्रश्न है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे इसमें जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना इत्यादि। नोट क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, राम खाता है, तो राम करता है और खाना क्रिया है। आगे है सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम कर्ता हो गया, आम कर्म और खाना क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया जब कोई क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह दिन भर खेलती कूदती रहती है। अगला प्रश्न है
चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि बोधक शब्द आते हैं। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावानल की ज्वाल। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये है धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध उपन्यास है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। इनके प्रसिद्ध रचनाएं काव्य ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी। कहानी है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव आदि। निबंध है ठेले पर हिमालय और पश्यंती। पद्य नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती ने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, संशय की एक रात, नरेश मेहता, त्यागपत्र परख, सुनीता जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत्योष्ठ। जो ध्वनि दंत और ओठों के सहयोग से उत्पन्न होती है दंत्योष्ठ ध्वनि कहलाती है। जैसे व। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। कंठ होता है अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तालु या तालव्य ई, बड़ी च वर्ग और य और बड़ा स आता है। मूर्धा या मूर्धन्य तो री, ट वर्ग, र और स। दंत में ली, त वर्ग, ल और स। ओष्ठ में हो जाएगा उ, प वर्ग। नासिका में हो जाएगा य, अंग, म, ड़, न और कंठ तालु में ए, ऐ और कंठ ओष्ठ में ओ और अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द तथा जिसकी विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण कुछ है विशेष और विशेषण के। अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय, इच्छा का ऐच्छिक, ऋषि का आर्ष, दशरथ का हो जाएगा दाशरथी, नमक का हो जाएगा नमकीन, वन का वन्य, हृदय का हार्दिक। अगला है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, व्यक्ति, स्थान और द्रव्य आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बिल्ली आदि। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यथा पानी, लोहा, तेजाब इत्यादि। अगला प्रश्न है नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो हो जाएगा अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नाव जल में तैरती है, बच्चा छत पर सो रहा है। अगला प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देवधन इंद्र, ते हो जाएगा देवेंद्र।
महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा। समुद्रधर उर्मी समुद्रोमी। और वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है शेर को सवा शेर। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा। लोकोक्ति ऐसा वाक्य कथन अथवा युक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, उसे ही हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। उदाहरण है सांप का काटा पानी नहीं मांगता, कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। दूसरा है तेल देखो और तेल की धार देखो। तो हो जाएगा परिस्थिति को देखना। छुआ कोई न पूछा तो गरीब का आदर सत्कार कोई नहीं करता। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो हो जाएगा बुभुक्षा। खाने की इच्छा करने के लिए एक शब्द बुभुक्षा है। पाने की इच्छा लिप्सा। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा। जो प्राण से सिद्ध हो सके प्रमेय। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। आया हुआ आगत होता है। अगला है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो हो जाएगा फ्रोवेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल विलियम हैं। फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोवेल थे। फ्रोवेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देख रेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। प्रमुख शिक्षण पद्धति गाल्टन पद्धति, हेलन पार्क, मॉन्टेसरी पद्धति, मारिया मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट पद्धति, जॉन डीवी, ह्यूरिस्टिक पद्धति, आर्मस्ट्रॉन्ग, विनेटेका योजना, कार्लेट वासबर्न, बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी। अगला है प्रवर का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा अवर। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रवर का विलोम शब्द अवर है। अन्य विकल्प अंतिम का अग्रिम तथा प्रशस्त का अप्रशस्त या संकुचित होता है। प्रमुख विपरीतार्थक शब्द हैं। तीक्ष्ण का कुंद होता है, कुलपति का कुलांगर, गत का आगत, ऋजु का वक्र, रित का अनृत, आकुंचन का प्रसारण। अगला है उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो हो जाएगा वाचन। उपचारात्मक शिक्षण विधि उस विधि को संदर्भित करता है जो शिक्षक को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ शिक्षा शास्त्रियों को प्रदान करने में मदद करता है, जो उनके निदान के माध्यम से निर्धारित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में वाचन अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? यह है अमीर खुसरो का। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया कवि अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 का जन्म पाटली कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने, रैन भई चहुदेश। अपने गुरु की मृत्यु पर 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। पहली है नाखून। अगला प्रश्न है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक 1641 ईस्वी माना जाता है।
प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे माना जाता है। प्रमुख दलित आत्मकथाकार तुलसीदास की आत्मकथा 2 भागों में मूर्धहिया और मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित हुई है। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा बेवक्त गुजर गया माली और मेरा बचपन मेरे कंधों पर। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो हो जाएगा अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराते हैं, जैसे धुन लग जाना या सिर पर भूत सवार होना, 7 घाट का पानी पिया, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अपनी जान बचाना। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, जाना इत्यादि। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक साथ क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न या प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। इच्छा बोधक क्रिया, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है, जैसे मैं खाना चाहता हूँ। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, जैसे भस्म करना। संज्ञा धन क्रिया, दुखी होना। विशेषण धन क्रिया, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक होती है, जैसे वे सुन रहे थे, इसमें सुनना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। अगला है, फूले काश सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फूले काश सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। विस्तृत व्याख्या उत्तर संख्या 40 में देखें। आगे है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। घर, पहाड़, नदी में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मनुष्य, स्कूल, पुस्तक, मोबाइल इत्यादि। अगला है, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उसने कुछ नहीं खाया, किसी को बुलाओ। अगला प्रश्न है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो हो जाएगा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। निगमन प्रणाली का प्रयोग व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अधिक किया जाता है। निगमन प्रणाली के जन्मदाता अरस्तु हैं। इस विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। इस विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर
अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। निगमन प्रणाली विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होता है। अगला है आपका तत्सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आत्मा। आपका तत्सम हो जाएगा आत्मा। आगे है 2021 का ये भी पेपर है। अंग का उच्चारण स्थान है, तो ये हो जाएगा नासिक्य। दिए गए विकल्पों में अंग का उच्चारण स्थान नासिक्य होगा। अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित है। उच्चारण स्थान और वर्ण कंठ अ आ क वर्ग विसर्ग और ह हो जाएगा। तालु में हो जाएगा ई च वर्ग य और स। मूर्धन में हो जाएगा री ट वर्ग र और स। दंत में त वर्ग ल और श। ओष्ठ में हो जाएगा उ प वर्ग। नासिक में हो जाएगा अंग 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 इ ड़ न म। कंठ तालु में ए और ऐ हो जाएगा। कंठोष्ठ में हो जाएगा ओ और अ। दंतोष्ठ में हो जाएगा व। इय तालु धन नासिक है, अंग कंठ धन नासिक है। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषण है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, इसमें 4 गज निश्चित परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिणाम नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, 2 मीटर कपड़ा, निश्चित 2 किलो आटा। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण 1 2 3 4। अनिश्चित परिणाम विशेषण होता है थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ। जैसे थोड़ा सा नमक दो, अनिश्चित है। अगला है समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम व्यास हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में समास का विलोम व्यास होगा, जबकि समस्या का विलोम समाधान, साहसिक का डरपोक होगा। अगला है शून्य का तत्सम रूप क्या होगा, तो हो जाएगा शून्य। दिए गए विकल्पों में शून्य का तत्सम रूप शून्य होगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे क्षेत्र, ग्राम, कर्ण, आश्चर्य इत्यादि। अगला प्रश्न है आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा कष्टदायक और अप्रिय, इसमें दोनों सही होगा। आगे है 36 से 60 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर मान लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय
तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अगला है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें है अक्कड़ प्रत्यय। घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पे आधा च और छ हो जाता है, जैसे स्वधन छंद, तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। व्यंजन संधि किसी वर्ग के पहले वर्ग वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का ब हो जाता है, जैसे दिग्गज, दिक, धन, गज। तो क और क, ये आधा ग और पूरा ग हो जाएगा। अजंत का हो जाएगा अच, धन, अंत। अब्ज का है अप, धन, ज। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो हो जाएगा 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। अगला है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची है, तो अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा दुर्भिक्ष। दिए गए विकल्पों में अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष है। इसके अन्य पर्याय शब्द भूखमरी, सूखा, दुष्काल, कुकाल, अभाव इत्यादि हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। अगला है जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। प्रश्नगत शब्दों से संबंधित वाक्यांश इस प्रकार है। अप्रमेय होगा जिसकी माप संभव न हो। अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। अनाहुत जो बिना बुलाए आया हो। प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो। अगला है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो हो जाएगा भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा निधन कपट। निष्कपट का संधि सही संधि विच्छेद होगा निधन कपट। इसमें विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे निह धन फल, तो हो जाएगा निष्फल। दू धन कर दुष्कर हो जाएगा निह धन कारण, तो निष्कारण। अगला प्रश्न है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किस देश में किया जाता है, तो हो जाएगा मॉरिशस में। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के बाहर भी कई देशों में व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इसमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल आदि देश हैं। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 साल पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया।
अगला प्रश्न है सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो हो जाएगा ब्रज भाषा। तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसमें 10 स्कंद है। इसमें बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधि में है। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी गई है? तो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक। क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा के गुण दशा स्वभाव स्थान आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नया, पुराना, स्थानीय, क्षेत्रीय, मोटा, बुरा आदि। अगला है चौराहा शब्द में समास है। तो इसमें द्विगु समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह या समाहार का द्योतक होता है, जैसे दोपहर, नवरात्र, पंचवटी, नौनी, चवन्नी आदि। जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है, जैसे नीलगाय, विद्यारत्न, महापुरुष आदि, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो। अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे आमरण, आजन्म, यावज्जीवन इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो हो जाएगा आशु भाषण। दिए गए विकल्पों में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशु भाषण है। आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है जो तुरंत भाषण दे सके, उसे आशु भाषण कहते हैं। शेष सभी विकल्प लेखन से संबंधित हैं। अगला है हिंदी भाषा में बोलियां कितनी होती हैं? तो हो जाएगा 18। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी एवं बांगरू, बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी, राजस्थानी हिंदी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी और पहाड़ी हिंदी कुमायूनी एवं गढ़वाली है। इसकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं तथा दक्षिणी हिंदी का पूर्व रूप मिलाकर कुल 18 बोलियां हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला है सामाजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय क्या है? तो हो जाएगा समाज धन इक। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है और इक प्रत्यय है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समाज का प्रत्यय हो जाएगा इक, ये बनाता है सामाजिक। संसार का इक तो सांसारिक हो जाएगा। तत्काल इक तो ये तत्कालिक हो जाएगा। नोट किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से उस शब्द के आदि का प्रथम वर्ण प्रायः दीर्घ हो जाता है। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है? तो ये हो जाएगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक समकालीन हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता है। ध्यातव्य है कि गोरखपुर से प्रकाशित दस्तावेज पत्रिका के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। अगला प्रश्न है 12 वर्ष लौ कुकुर जिए अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह है जगनीक की। 12 वर्ष लौ कुकुर जिए अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति जगनीकृत
परमाल रासो अल्लाह खंड से है। यह ग्रंथ अल्लाह छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियाँ कीर्तिलता, कृति पताका तथा पदावली हैं। चंदवरदाई ने पृथ्वी राज रासो तथा नरपति नाल ने विसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो हो जाएगा अनुगृहित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो पैतृक, बी सही हो जाएगा। अगला है स्वध्वनि का उच्चारण क्या है, तो स्वध्वनि का उच्चारण तालु हो जाएगा। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। विस्तृत व्याख्या 31 में बताया गया है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा अति। अत्यंत में अति उपसर्ग प्रयुक्त है। इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल है शब्द है। वे अव्यय या शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति धन अंत, अत्यंत, आ धन जन्म, आ जन्म। अगला है उपत्यका का अर्थ है, तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं तथा पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अधितक्य कहा जाता है। आपके ये पूरे 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर थे उसे मैं करा चुकी हूँ। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।